बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक ईएमएफ की, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये कौन सा वर्क डन होता है? देखें, आपको यहां पर एक सर्किट नजर आ रहा है। यहां पे एक बैटरी है और बैटरी के अंदर दो तरह के टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के अंदर कोई केमिकल है। अब होता क्या है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट, हम कहते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है और सर्किट के अंदर फ्लो होते 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 यहाँ पर पहुंच जाता है। अब इनसाइड द बैटरी उस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाना या नेगेटिव चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड नेगेटिव टर्मिनल तक लेके जाने के लिए हमें कोई नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिए या नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। देखें, ईएमएफ इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इनसाइड अ बैटरी। अब इनसाइड द बैटरी लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो किसी पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड यानी पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव चार्ज, फिर उसको पॉजिटिव से नेगेटिव तक ले जाने का मतलब है अगेंस्ट द फील्ड या फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब अगर आप किसी भी सर्किट को देखें, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है, जाहिर है एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। असल में करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, बट कन्वेंशनली वी एज्यूम दैट इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और हम कहते हैं कि जनाब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो इट्स अ कन्वेंशन, बट दिस कन्वेंशन मेक्स नो डिफरेंस, इसलिए वी कंटिन्यू इट। सो जब सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो सर्किट के अंदर मौजूद कोई भी लोड है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बल्ब लगाया हुआ है या कोई भी चीज़ है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, तो वो क्या करता है, हमें इस लोड के अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ताकि चार्ज इसके अंदर से पास हो। अब इस साइड को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, मैं समझता हूं कि ये हायर पोटेंशियल है। दूसरे साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है तो मैं चाहता हूं, बल्कि मैं समझ सकता हूं कि ये लोअर पोटेंशियल पे है। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट आई मूव करेगी। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहां तक चार्ज पहुंचने के बाद इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए जो इस चार्ज को यहां तक ले आए ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। इनसाइड द बैटरी जो एनर्जी या जो वर्क डन उस चार्ज के ऊपर होता है कि उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम उसका फोर्स है, लेकिन ये एक फोर्स नहीं है, ये वो एनर्जी है जो पर यूनिट चार्ज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप ईएमएफ को यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द प्योरेस्ट वोल्टेज ऑफ अ सर्किट। सर्किट के अंदर मौजूद प्योरेस्ट वोल्टेज है। अब प्योरेस्ट का मतलब ये है कि सर्किट के अंदर जो एनर्जी मौजूद है, जो सप्लाई है, वो इसी ईएमएफ सोर्स से आएगी और लोड के ऊपर कंजम्पशन होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में लेके जाता है। देखिए, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई केमिकल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बना रहे हैं, तो कितनी केमिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। एंड हियर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। आपके पास सेल्स होते हैं, बैटरीज जो होती हैं, दीज आर सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। अब जनरेटर की बात करें
जनरेटर इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, एसी हो या डीसी हो। मतलब ये है कि जहां पर भी किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने, उस डिवाइस को हम कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो द कन्वर्जन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो क्या होता है, आई रिपीट इट, आई हैव अ बैटरी जिसके अंदर कोई केमिकल है, और फिर उस बैटरी के साथ मैं एक्सटर्नल कोई सर्किट ज्वाइन कर लेता हूं, उस सर्किट के अंदर कोई लोड लगा लेता हूं, रेजिस्टेंस है। अब होता क्या है, कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ सर्किट के अंदर चार्ज मूव करता है, यानी करंट उस सर्किट में मौजूद होता है। ये सर्किट जो है तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इस बैटरी के अंदर भी चार्जेस की मूवमेंट ना हो। और इसकी मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल दूंगा। देखें, अगर कोई भी चीज आप किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है। वजह क्या है कि ऊपर जो चीज है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा है, और नीचे जो पॉइंट है इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम है। तो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। वी कैन कॉल इट ग्रेविटेशनल वोल्टेज। सो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्सेस द थिंग्स टू मूव। नेचर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप हीट के फ्लो को देखें, अगर एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो और दूसरी जगह का टेम्परेचर कम ना हो तो हीट फ्लो नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रिवर्स जो फ्लो करते हैं या दरियाएं, जो पानी हमारे पास आता है तो पहाड़ी इलाकों से नशीबी इलाकों की तरफ जाता है। वजह ये होती है कि पहाड़ी इलाके जो है हायर पोटेंशियल पे होते हैं और नशीबी इलाके लोअर पोटेंशियल पे होते हैं। तो हायर से लोअर पोटेंशियल जो है नेचुरली वो मूवमेंट होती है मासिस की। अब अगर इसी तरह किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, जब आप स्प्रिंग को मेन पोजीशन से दूर लेके जाते हैं तो क्या है, यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द फील्ड एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट बॉडी, एंड व्हेन वी रिलीज इट, it converts back to the kinetic energy of the mass. The same way we can store electrical energy in bodies. We can have electrical energy in the same way. So यहाँ पर अगर आप किसी बैटरी की एग्जांपल लेते हैं तो वो केमिकल एनर्जी होती है जो कि चार्जेस को पुश करती है अगेंस्ट द टर्मिनल्स। फॉर पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेजती है, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भेजती है, एंड यू जो है वो सर्किट कंप्लीट होता है। अब मैं इसको ऊपर से नीचे गिराता हूँ, ऊपर से नीचे खुद आता है, लेकिन दोबारा मुझे ऊपर उठाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ताकि ये मोशन जारी रहे। ऊपर से आया, नीचे हो गया, फिर मैंने उसको उठाया, फिर नीचे आया, फिर मैंने उसको उठाया, फिर नीचे आया। आई नीड सम वर्क टू कंटिन्यू दिस मोशन। इन द सेम वे एक वर्क चाहिए होता है इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब जाहिर है यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो आ गया, लेकिन इनसाइड द बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे जाएगा? वी नीड सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब ये एनर्जी नहीं होगी तो बैटरी जो है वो डैमेज हो जाती है, वो जो है हमारे काम नहीं। फिर हमें इसको चार्ज करना पड़ता है ताकि दोबारा इसके अंदर वो केमिकल एनर्जी आ जाए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाए जो हमें काम देगी इन चार्जेस को अगेंस्ट द टर्मिनल मूव करने के लिए। तो इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि किस तरह सर्किट के अंदर इसका बिहेवियर होता है। तो उसमें चलते हैं। तो EMF जो है, EMF ऑफ अ सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इसका अगर यूनिट आप देखें, मैथमेटिकल फॉर्म आप जानते हैं, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट जो है जूल पर कूलम या SI यूनिट जो इसके लिए हम यूज करते हैं, दैट इज वोल्ट। सो वोल्ट इज यूनिट ऑफ EMF, and the EMF of a cell is 1 volt. The EMF of a cell is 1 volt. कब 1 volt होगी? If 1 joule of energy is supplied by the cell
to drive 1 coulomb of charge in a closed circuit. किसी सर्किट के अंदर 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अगर कोई बैटरी 1 जूल ऑफ वर्क कर रही है तो उस बैटरी का EMF जो है that is 1 volt. 1 volt is 1 joule per coulomb. इस सर्किट को देखें, यहां पर एक EMF सोर्स है, ये ठीक है, ये इसका कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव बैटरी। और जो यहां पर पिछले केस में मैंने बनाई थी वो बैटरी फॉर एग्जांपल इस तरह होती है, ठीक है, वो केमिकल बैटरी है या जो भी है। उस बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। साथ में उस बैटरी के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? नेचर में आप जानते हैं कोई भी आपके पास रियल लाइफ का ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो 100% एफिशिएंट हो। 100% एफिशिएंट का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी उसके पास है वो सारी की सारी एनर्जी उसको हम इस्तेमाल कर सके। इसीलिए किसी भी बैटरी के अंदर हम ये इज्यूम करते हैं कि उसके अंदर कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो क्या करती है, कुछ न कुछ उसके अंदर मौजूद एनर्जी को कंज्यूम कर देती है और हमें बाहर जब सर्किट में मिलती है तो वो उतनी नहीं होती जितनी उसके अंदर मौजूद थी सोर्स के अंदर। तो ये EMF सोर्स है। अब यहां से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या जो करंट मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो इस तरफ जाती है, उस करंट की वैल्यू इस एम्पियर मीटर पे हमें मिलती है, ठीक है। ये एमीटर है और ये हमें करंट के मुतालिक बताता है। जब यहां से करंट फ्लो होता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा तो यहां पर ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, मैं इसको लिख लेता हूं कैपिटल R या सिर्फ कैपिटल R भी ठीक है। ये हमारा वो रेजिस्टेंस है जो लोड के तौर पे हम इस सर्किट के अंदर लगाए हुआ है। अब इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगाया है जो मुझे बताता है कि इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज इसको कहते हैं। ये वो वोल्टेज होगा जो इधर बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव होगा, यहाँ पर इसका नेगेटिव होगा। अगर तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं तो बैटरी के अंदर से हमारे पास करंट आ रही है I, वो करंट इस लोड के ऊपर से पास होगी तो यहां पर ड्रॉप हो जाएगा IR, ठीक है। लेकिन जब वो इस बैटरी से बाहर आ रही थी तो अंदर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ था और वो वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल रेजिस्टेंस हुआ था। तो EMF जो है, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे उसको देखें तो EMF जो है वो 2 तरह से यूटिलाइज हो रही है। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा और कुछ उस लोड के अक्रॉस ड्रॉप होगा। यहां पर अगर देखें EMF इज IR प्लस IR, दिस R is internal resistance and this capital R is load resistance, and this term IR is actually the terminal voltage or terminal potential difference. Now if you see I is common in these two, मैंने इसको बाहर लिखा R plus R लिखा एंड दोनों साइड फिर उस पर डिवाइड किया, I get current in the circuit that is equal to E divided by R plus R. I repeat, मैंने एक सर्किट लिया, एक बैटरी ली, उस बैटरी के साथ लोड रेजिस्टेंस लगाया। अब उस लोड के अक्रॉस मैंने वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वोल्ट मीटर लगाया ताकि मुझे पता चले कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है या कितना ड्रॉप हो रहा है। और फिर इधर मैंने सर्किट के अंदर एम्पियर लगाया जो मुझे बताएगा कि सर्किट के अंदर करंट क्या है। इस एम्पियर पे ये करंट हमें मिलेगा, I is equal to E divided by R plus R। क्यों? क्योंकि सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों सीरीज में हैं, वो ऐड होंगे, टोटल रेजिस्टेंस जो है
R प्लस R होगी। इसमें ये स्मॉल r जो है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस लोड रेजिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका भी अगर आप देखें वही है कि EMF इज इक्वल टू IR प्लस IR। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर एंड वी कैन मूव टू टर्मिनल वोल्टेज। इसके बाद हम फिर इस टर्मिनल वोल्टेज की मजीद बात करते हैं, फिर इनमें थोड़ा सा मैं इनके दरमियान डिफरेंसेस भी आपको बता सकता हूँ। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि टर्मिनल वोल्टेज और EMF में जो है डिफरेंस क्या है, तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। लेकिन पहले इस टर्मिनल वोल्टेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आप EMF समझ चुके हैं कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने में जो वर्क डन होता है। एंड ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज नहीं होगा, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के अंदर यूज हो जाती है, या नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी per unit charge, we may call this. So let's move to next. Terminal voltage. तो terminal voltage क्या है? It is the energy per unit charge supplied by source to electrical circuit. Source जो एनर्जी सर्किट को पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करती है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सर्किट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमने लोड लगाया है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। देखिए ये टर्मिनल वोल्टेज और EMF की वैल्यूज में फर्क होता है। टर्मिनल वोल्टेज जो है दैट इज I कैपिटल R, कैपिटल R इज लोड रेजिस्टेंस। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस शामिल नहीं होता क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी होता है, और टर्मिनल वोल्टेज में सिर्फ वो रेजिस्टेंस शामिल होता है जिसको एज अ लोड हम सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आउटसाइड द बैटरी। सो टर्मिनल वोल्टेज कई केसेस इसके हो सकते हैं। ये आमतौर पे तो ये EMF से कम होगा क्योंकि सोर्स EMF है, वहां से जब एनर्जी मिलती है तो कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो उसकी कंजम्पशन हो जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत में आप लिखें V टर्मिनल इज इक्वल टू EMF माइनस IR, क्योंकि कुछ देर पहले ये इक्वेशन मैंने लिखी थी कि EMF इज इक्वल टू V टर्मिनल, या जिसको हम IR कहते हैं कैपिटल प्लस स्मॉल R टाइम्स I। तो ये है। अब इसको फिर आप टर्मिनल वोल्टेज लिख लें और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो V टर्मिनल इज EMF माइनस IR। IR इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टर। सो ये टर्मिनल वोल्टेज जो होती है EMF से कितना कम होता है, जितना उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है वो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये EMF की इक्वल हो जाती है। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम हो जाए, और ऐसा कब होगा? जब भी आप सर्किट को ओपन करते हैं, सर्किट के अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सर्किट के अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इस इक्वेशन के मुताबिक कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा EMF, तो टर्मिनल वोल्टेज और EMF आपस में सेम हो जाएगी। यानी अगर आप सर्किट को ओपन कर दें, अब बैटरी आपके पास मौजूद है, आप जानते हैं कि उसके अंदर कोई खास वोल्टेज मौजूद है, किसी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 12 वोल्ट की कोई बैटरी है, तो वो 12 वोल्ट ही रहती है। उसके टर्मिनल वोल्टेज की बात आप करें या उसके EMF की बात करें, वो सेम रहती है। लेकिन अगर आप उसे सर्किट में लगाएंगे तब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉसेस होंगी, फिर हम उसको इक्वल नहीं लिख सकते, फिर हम ये कहेंगे
कि टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ। अच्छा, ऐसा भी केस हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो जाए। अब ये कैसे होगा? देखें, अगर आप सेल को चार्जिंग पे लगाएं, किसी बैटरी को आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, और फिर यूं हो जाता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन यहां पर माइनस था ना, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, और ऐसी सूरत में टर्मिनल वोल्टेज जो है इन दोनों चीजों का सम हो जाएगा, यानी ईएमएफ प्लस द लॉस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड देन वी से कि टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो ये एक पर्टिकुलर केस हो सकता है, और याद रहे ये जब हम चार्ज करते हैं बैटरी को तो हमें एक्सटर्नल जो है कोई सोर्स लगाना पड़ता है, जो क्या करता है, जो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में यानी बैटरी के अंदर चार्ज करने के लिए पुश करता है। तो तब उस केस में टर्मिनल वोल्टेज जो है ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। वही वजह वही है कि जैसे हमने पहले बात की है कि इंटरनल एनर्जी जो है कि टोटल एनर्जी जो है वो बेशक कंजर्व्ड रहती है, लेकिन लॉसेस होते हैं। कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, और यही हाल किसी भी बैटरी का होता है। तो बैटरी के अंदर चूंकि एक प्रोसेस हो रहा होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है, और वो प्रोसेस चूंकि 100% एफिशिएंट नहीं होगा, तो उस वजह से उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये लॉसेस हो रहे हैं। सो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई कंपोनेंट लगा होता है बैटरी के अंदर, बट ओवरऑल जितने भी लॉसेस होते हैं वी कॉल दोज लॉसेस इज ड्यू टू द ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड किन बातों पे करते हैं? अगर आप किसी बैटरी की बात कर रहे हैं, किसी केमिकल्स की बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट की, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? देखिए, वो एक इस बात पे डिपेंड करती है कि वो उन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अगर तो किसी बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एरिया ऑफ द प्लेट्स को देखें तो ये एरिया ऑफ द प्लेट्स के साथ जो है इसका ताल्लुक इन्वर्सली है, क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट्स जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब बड़ी प्लेट्स होंगी, प्लेट्स ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी, तो उससे ये होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कम होगी। ठीक है। दूसरा जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है उसके साथ उसका रिलेशनशिप जो है डायरेक्ट बनता है। ठीक है। और एरिया ऑफ द प्लेट्स के साथ उसका जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन, दैट इज इनवर्स रिलेशन। क्लियर? और इसके बाद कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आप किस तरह का केमिकल यूज कर रहे हैं बैटरी के अंदर, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, इस बात पे, और उसमें कंसंट्रेशन क्या है उसकी, इन सारी बातों पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है किन किन टॉपिक्स की? ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की। ईएमएफ जो है दैट इज conversion of non-electrical energy to electrical energy per unit charge, जाउल पर कूलम, यानी वोल्ट इसका यूनिट है। इसी तरह टर्मिनल वोल्टेज, उसको आप यूं कह सकते हैं कि जब आप सर्किट के अंदर ले आते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है। चाहे आप पंखा चलाएं, चाहे आप बल्ब जलाएं, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाएं जिसके अक्रॉस ड्रॉप होता है, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। एंड देन एट द एंड वी डिस्कस्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। नो सिस्टम इज 100% एफिशिएंट, एंड 100% एफिशिएंट नहीं है तो कुछ लॉसेस होंगे। उन लॉसेस की वजह से जो है
हमें जो आउटपुट में एनर्जी मिलेगी वो उससे कम होगी जो हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल होती है। तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ से हमें टर्मिनल वोल्टेज तक जाने में कुछ लॉस करना पड़ता है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई वी यूज दिस इक्वेशन V टर्मिनल इज EMF माइनस IR। देन वी डिस्कस्ड कि कब ये इक्वल हो सकते हैं, कब EMF ज़्यादा हो सकता है और कब जो है टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो सकता है। तो आई होप आप लोग इन टॉपिक्स को समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम पावर जो है उसका थ्योरम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।